बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, मुल्क भर में जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान कशमकश का सिलसिला जारी है। हाल ही में पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी नहीं करने देंगे, कानूनी चाराजोई करेगी। उन्होंने अपनी लीगल टीम्स को ये हिदायत कर दी है कि अदालत का रुख करें और कश्मीर की हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर कर दें जिसमें स्टे ले लें, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतने के बाद भी, क्योंकि रिज़ल्ट उनकी फेवर में है, एक मेजॉरिटी उनके पास है, 24 सीट्स हैं उनकी, लेकिन वो हुकूमत साजी ना कर पाएँ। और साथ ही उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। और ये बयान भी सामने आया कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा इस वैली के अंदर आज़ाद कश्मीर में अमन अमान जो है वो कायम नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं तो उनको कानूनी चाराजोई करने का हक़ हासिल है, लेकिन साथ ही ये जो स्टांस है ये हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोलिशन के दरमियान मज़ीद क्रैक्स जो हैं उनके अंदर इजाफ़ा कर रहा है। एक और ख़बर जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं नज़रें जमाए बैठी हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक लेटर इशू किया गया है जिसके अंदर तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनकी कारकर्दगी सन 2024 से लेके आज तक की वो तलब कर ली गई है। ये इशारा करती है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की उस स्टेटमेंट के साथ भी जुड़ी हुई है ये चीज़, जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म नोटिस लें कि कौन सी मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है, बशमूल उनकी अपनी जो दाखिला की मिनिस्ट्री है फेडरल, उसकी भी वो परफॉर्मेंस लें। तो वज़ीर आज़म ऑफिस ने ये लेटर जारी कर दिया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो तब्दीलियां हैं काबीना के अंदर, वफाकी काबीना के अंदर, वो आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आ सकती हैं परफॉर्मेंस की बेस पे या परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए। साथ ही जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है इन मिनिस्ट्रीज़ के साथ एफिलिएटेड, ज़ाहिर है पूरा पैराफर्नीलिया होता है, उसके अंदर भी मेजर और मैसिव किस्म के चेंज जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ये फ़ैसला सदर पाकिस्तान की मुशावरत के साथ करेंगे, ये बात भी सामने आई। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल रिफ्ट कैसे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रास्ते क्या जुदा होने लगे हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाके कोई इत्तेहाद करने लगी है, इसका कोई फ़र्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे पड़ेगा या नहीं, इन सब बातों को अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। हमने आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में थोड़ी बात करेंगे US और ईरान की जंग की, जिसके अंदर अभी एक पॉज आया हुआ है, लेकिन मामलात इस जंग के कहाँ जाएंगे, पूरा रीजन इससे इफ़ेक्ट होगा। तमाम इकॉनमीज़ जो मुल्क जिनका दारोमदार इस रास्ते से तेल की तरसील पे है वो मुल्क मुतासर होंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपने अरूज पे हैं, लेकिन माइंडसेट क्या है ईरान का इस हवाले से कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोले कि नहीं। बड़ा अहम दौरा हुआ, मोहसिन नकवी साहब ईरान गए, लेकिन ईरानी हुकूमत को कायल करने में शायद नाकाम रहे और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का इंदिया ईरानी हुकूमत ने नहीं दिया। हमें पता है कि एक हमारे CDF जो हैं उनका लेटर भी लेके गए, वज़ीर आज़म का एक पैगाम भी लेके गए, लेकिन कोई मामला इतना ज़्यादा फेवरेबल नज़र नहीं आया। क्या ये इंप्रेशन ठीक है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनके साथ होंगे अनवर इकबाल साहब और डॉक्टर रागिब साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहले हिस्से में शेख रुहेल असगर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रुहेल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये फरमाइएगा कि ये सुन रहे हैं एक ख़बर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर हैं, उन्होंने नाम तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चला है कि उन्होंने कहा है कि अब हमारा राब्ता जो है वो PTI से हो गया और हम नून लीग के साथ मज़ीद नहीं चल सकेंगे। इस ख़बर को अगर तो ये सही है, क्योंकि सिग्नल्स तो ऐसे आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? आगे कौन सा चल रहा है? ये पीपल्स पार्टी का वतीरा है। ठीक, शोर मचाई जो काम करी जो। मेरा नहीं ख्याल कि ये वफाकी हुकूमत से
एक दिन भी बाहर रह सके। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। ठीक। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, जी मेरी अपनी एक समझ है, हो जी सकता है मैं गलत हूं। जी मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत फ्री हैंड दिया ठीक। पीपल्स पार्टी। चीज है कि आप देखें, सबसे अहम और ताकतवर जो है वफाक में, वो है आपका पावर का महकमा। जी उसके बाद आपके पास दूसरा महकमा जो है वो है आपका रेलवे। ठीक। तीसरा महकमा है जो है पोर्ट एंड शिपिंग। जी ये मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। और चौथा महकमा है जो है आप उसको क्या कहेंगे, उसको पीडब्ल्यूडी कह लीजिए, एनएचए कह लीजिए, जी नेशनल हाईवेज जो है वो है ठीक। पाक के पास। जी अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे आज कि उन्होंने इंटरफेयर करना है और अपनी पार्टी को फैसिलिटेट करके उसको वहां पे मजबूत करना है, जी तो मेरा नहीं ख्याल कोई चीज माने इस बात। ये तो मेरा ख्याल है शुक्रिया अदा करना चाहिए पीपल्स पार्टी का, जी पीपल्स पार्टी वालों को। लेकिन ऐसा वहां पे रवाज नहीं है शुक्रिया का, बस शोर का रवाज है। बस शोर डालते जाओ और ठीक है, करते जाओ। इसको आप ये कह सकते हैं कि उन नादान दोस्तों के हाथ में पीपल्स पार्टी आ गई है। अब वो जीरिक लोग जो थे, दोनों शख्सियात, जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम और मोहतरमा बेनजीर साहबा मरहूम जो थी, जी वो एक मतलब विजन रखती थी, बड़ा दूर तक सोचती थी। आपको याद होगा ना, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट जिसको कहते हैं कि ऑल पार्टीज जो एग्रीमेंट था, तो ये उनका विजन था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब मैं किसी की दिलदारी नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देखें ना कि वालिद साहब बैठे हुए ऐवान सदर में, जी और बरखुरदार साहब जो है वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, होती है, मुखालफत होती है, लेकिन मुखालफत में इतना बंदे को आगे नहीं चले जाना चाहिए कि वो जातियात पे उतर आए। जी ये अच्छा शुगर नहीं है ये। ठीक। और इसका एक जो दिया था मेरे ख्याल में मियां साहब ने जो इस बारे में कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि सियासत में मुखालफत जरूर होती है, लेकिन अल्फाज अच्छे अदा करे बंदा तो ज्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल। क्योंकि अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका खौफ नहीं बनता। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, अब होगा क्या? जी पीपल्स पार्टी चली जाती है पीटीआई के पास, ठीक है, जी ओके। तो सिंपल मेजोरिटी तो फिर भी मुस्लिम लीग नून के पास ही है ना। जी ये तो नहीं होगा कि चले चले मान लेते हैं, ये नहीं होगा तो कोई आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन आपके पास मेजोरिटी तो आपके पास ही है। सिंगल मेजोरिटी पार्टी जो है वो तो मुस्लिम लीग ही है ना। वो तो बिल्कुल। ना पीपल्स पार्टी बनेगी, ना पीटीआई बनेगी, ना कोई और बनेगा। जी उसके बाद मेरे ख्याल में शायद मुस्लिम लीग नून के पास और भी ऑप्शंस होंगी। फिर वो और तरफ भी देखेंगे और लोगों से बात करेंगे। लेकिन जी मेरा अपना ख्याल है कि ये कोई अच्छा अ, इकदाम नहीं होगा और ना ही अच्छी सोच है। बिल्कुल। मतलब मुल्क इस वक्त किस दुराहे पे है, किस सिचुएशन में है। मतलब मैं तो फिर ये कहूंगा कि आपको अपने इक़्तिदार की पड़ी है, मुल्क के साथ कोई आपको लेना देना नहीं, जी इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको कुछ लेना देना नहीं। तो खुदा के लिए यार, बड़ी उम्र पड़ी है अभी आपको सियासत में, बड़ी दूर तक आपने जाना है। जी इक़्तिदार मिल जाएगा आपको, इतनी जल्दी क्या है? पहले मुल्क को तो समझने दें। जी आप देखें ना, अगर आप यूं कर लें तो मशरक की तरफ आपका असदी और अब्दी दुश्मन बैठा है। बिल्कुल। अभी आपने देखा ना जो आजाद कश्मीर में वाकयात हुए हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि ये अद्भुत हो गया? अ, चलिए इसको भी आप छोड़ दीजिए। शेख साहब, आप यहाँ देख अगर रहे हैं मैं ना आपसे एक कि सवाल कर लूँ, क्या ये भी सुनते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला भी तय हुआ था दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान कि 2.5 साल हुकूमत कर लेंगे?
क्या इस बात में कोई सदाकत है, कोई ऐसा फार्मूला था, कोई आपको इस चीज़ का पता हो, या कोई ऐसी बात नहीं? बिल्कुल ऐसी बात ही मेरे तक नहीं है, क्योंकि जी मैं सच्ची बात ये है कि मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, इसलिए कि मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं। लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी से आपको बता जी, सकता मैंने हूँ गुजारिश कि आपसे इसलिए अगर की कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक दफ़ा इसका जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई चीज़ है, तो मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म कर लूँ, शायद आपको कुछ पता हो इस बारे में। नहीं, नहीं मुझे बिल्कुल कतई तौर पर पता नहीं, लेकिन मैं जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को समझता हूँ कि बड़े जी सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल। बड़े बाइखलाक आदमी हैं, बड़े वज़ादार आदमी हैं। जी इसके शख्स की गुफ्तगू क्यों की, या तो फिर उन पे भी रंग चढ़ गया, मेरा नहीं ख्याल। देखें, अगर ऐसी कोई बात होगी तो ऑब्वियसली ये बात जो तय हुई होगी वो बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान और असद ज़रदारी के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, बिलावल के दरमियान ये हुई होगी ना। हाँ, वो अगर इस बात को इंडोज करते हैं, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब कहते हैं या असद ज़रदारी कहते हैं, तो फिर तो बात समझ आती है। जी लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ के मफरूज़े अपनी तरफ से बयान करता रहूं तो वो उसका कोई मेरे ख्याल में वजूद भी नहीं होगा और बिल्कुल उसकी कोई अहमियत भी नहीं होगी। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ एक और सवाल आपसे कर लेता हूँ। ये हमने जो डिफरेंस देखा दोनों पार्टीज़ के दरमियान, जो डिफरेंसेस बढ़े शुड आई से, वो कश्मीर के इंतखाबात के बाद हमें नज़र आया कि काफ़ी ज़्यादा जो थी जो रिफ्ट थी वो बढ़ गई, मतलब सियासी तौर पे, और ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी थी इसका बड़ा ज़्यादा एक सीक्वेंस बन गया। फिर दूसरी तरफ सहाफ़ी ये कहते हैं कि सदर जरदारी खुश नहीं है सूबों वाली बात के ऊपर, डिवीज़न की जो बात हुई उस पर नून लीग का तो कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया, लेकिन पीपीपी का नहीं आया। तो आपको लगता है ये वजह भी है, कुछ तजाद जो बढ़ा उसकी ये वजह भी है? मेरे ख्याल देखिए, मैं बेशतर मरतबा ये बात कह चुका हूं, हमारे यहाँ ये मजाज ही नहीं है। हम अपनी जो हारन उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। जी हम उसको क्यों नहीं इस तरह देखते कि आपसे कुछ गलती हुई होगी, कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिसकी वजह से आप जो सीटें हारे हैं या जो हुकूमत आपकी तरफ से जा रही है, जी तो कुछ तो ब्लंडर किया होगा ना यार। कुछ तो उस कश्मीर के बसने वाले लोगों को आपने गलत कोई मैसेज दिया होगा, उनकी खिदमत नहीं की होगी, जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो आपने पूरी नहीं की होगी। एक बात तो ये हो आपके सामने, और जी दूसरी बात जरा जेहन में रखें कि आजाद कश्मीर के लोग और बिलखसूस मीरपुर के लोग, जी मुजफ्फराबाद के लोग, ये बहुत सारे लोग वहां से गए हुए हैं अपने कारोबार के सिलसिले में। वो मुल्क से बाहर भी हैं, वो मुल्क के अंदर भी हैं, जी कराची में भी हैं, सिंध में भी हैं। तो वहां पे तो देखते होंगे ना जितनी डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें कैसी खूबसूरत हैं, शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, कराची को वाफर पानी मिल रहा पीने का, उनका सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा है, सड़कें हैं कि इतनी खूबसूरत कि आप वहां के बंद करके गाड़ी चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो देखी होंगी ना उन्होंने। जी आप समझते हैं ना तंज मजाक को, जी जी आप तंज मैं मजाक एंजॉय को कर रहा हूँ समझते हैं जी, ना। चलिए, पूरा आपको मौका दे रहा हूँ और आई एम एंजॉयिंग इट। जी प्लीज़ गो ऑन। जी हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे जब आप इस किस्म के हालात देखते हैं वहां पे, ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा ना, जी जमात में भी आएगा ना। जी आप चाहे बेहतरीन तकरीरें कर रहे हैं, और खास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये आजाद कश्मीर का खिता है ना सर, वो बहुत पुरअमन था, इंतहाई पुरअमन था। लोग बड़े ठीक खूबसूरत थे, लोग बड़े इखलाक वाले थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। जी आप कभी वहां सैर तफरीह के लिए जाए तो आपको कोई बुरी नजर से नहीं देखता वहां पे, जी और इतना अच्छा माहौल है वहां पे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो इस किस्म की तकरीरों को पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे आप किसी के गले पे आए, जहाँ पे आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे अगले की तस्दीक हो रही हो। और खास तौर पे कोई भी इस मुल्क में, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, जी कोई भी हमारे इस मुल्क में ख्वातीन की बेहुरमती, जी ख्वातीन के खिलाफ बातें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बर्दाश्त करता है। और बिल्कुल फिर ये होना चाहिए था ये कि बड़े मियाँ साहब जिनकी उम्र का भी लिहाज करते, जी उनके ओहदे का भी लिहाज करते, ठीक और जो अल्फाज इस्तेमाल करते, उन्होंने कभी अपने बुरे से बुरे दुश्मन को बुरे लफ्ज़ में नहीं निकाल ठीक दिया।
تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کر جاتی ہیں جب آپ اپنے لب و لہجے کو درست نہیں رکھتے، ٹھیک، تو وہ چیزیں آپ کو نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ یہ فرما دیجئے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ریسنٹلی ایک بیان آیا کہ حکومت سازی نہیں کرنے دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو کشمیر کے اندر، عدالت میں جائیں گے، اپنی لیگل ٹیم کو انہوں نے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ کشمیر کی ہائی کورٹ کے اندر جا کے مقدمہ دائر کریں، سٹے لے لیں، حکومت سازی نہیں ہوگی، نہیں بنانے دیں گے۔ 5 حلقوں کے اوپر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کرائیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا کشمیر میں۔ کیا کہیں گے آپ؟ لیکن میں اب ذرا غور کیجیے گا جی کہ سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، جی کہ میرے خیال میں 2-4 نام، بڑے نام ہیں، بڑے عزت اور وقار والے نام ہیں، اور ان کا ایک سیاست میں بہت بڑا رول ہے۔ آج تک وہ اس بات پہ گلہ کر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں کرنے دیا، جی بلکہ ایک دو جو بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑا خاندان ہے، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد آپ ایم کیو ایم کے جو 2-3 فیکشنز ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو ہے دھاندلی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ جی اب اگر آپ اس طرف دیکھیں تو پھر آپ کس کو الزام دیں گے؟ آپ ٹھیک، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے کہ آپ کیا کر چکے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں؟ تو میں نے تو آپ کو گزارش کی ہے کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے، آپ جائیے، جا کے دروازہ کھٹکائیے قانون کا، اور آپ جا کے وہاں پہ اگر کو انصاف ملتا ہے، ٹھیک، اگر آپ کے موقف ٹھیک ہے، آپ کے آرگومنٹس ٹھیک ہیں، آپ کا جو ایویڈنس ہے وہ ٹھیک ہے، اس طرح تقریریں کر دینا اور بازو ہلا کے باتیں کر دینا، جی تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اہمیت ہے ٹھیک، میری نظر میں۔ باقی ہو سکتا ہے وہ جی بہتر سمجھ دو، بالکل لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی ان خامیوں کو دور کریں، ورنہ آنے والے وقت میں یہ خامیاں اور ابھر کے سامنے آئیں گی۔ جی۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک۔ شیخ صاحب، ایک امپریشن یہ بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، رادر شکوہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان حالات میں اپنے ٹرسٹڈ کولیشن پارٹنرز کو سیریسلی نہیں لے رہی، اور ایک مضحکہ خیز قسم کا آؤٹ لک ہے پی ایم ایل این کا وین اٹ کمز ٹو دا گریونسز آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے۔ میں دیکھیں نا، میں اگر وہاں پہ ہوتا تو پھر تو میں آپ کو بڑی ایسی باتیں نہیں بتا دیتا جو اس وقت چل رہی ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، چلیے تھوڑی سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جی، حکومت کس کی ہے؟ حکومت کولیشن کی ہے جی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، کشمیر کی بات۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی آپ اگر سوچیں کہ اگر مسلم لیگ نون یہ چاہے جی کہ یہاں پہ جو بندہ لگا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم، جی وہ پیپلز پارٹی کے آشیرواد پہ لگا ہوا ہے، تو کیا اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا۔ اوکے، اب آپ میری خاطر آپ ایک کام کیجئے گا، جی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے نا، جی اس کی چیئرمین دیکھیے کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو محکمہ ہے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، جی وہ کس کے انڈر آتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو میرے سوال کا جواب جو ہے نا وہ بالکل اچھی طرح مل جائے گا کہ شور مچاتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، اور پھر اس کو آپ پیپلز پارٹی اپنے مفادات کی خاطر جی کمپرومائز کر لے گی۔ ٹھیک۔ ہاں،
जी, पाकिस्तान मैं माफी पीपल्स चाहता पार्टी हूँ। की सेनेटर मैं माफी रुबीना चाहता खालिद हूँ, हैं, मैं गालिबन आपका इशारा उनकी तरफ है। जी, किसका? सेनेटर रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप बिस्प की आपने चेयरपर्सन का जिक्र किया। जी तो क्या वो जी अगर बिल्कुल, मुस्लिम लीग चाहे तो उतर नहीं सकती? जी जी उतार बिल्कुल नहीं सकते बिल्कुल, उसको? जी बिल्कुल उतार सकते हैं। एक सिंपल छोटा सा नोटिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात, इकॉनमी के हालात दुरुस्त हो जाएं तो पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे मिनिस्टेरियल पावर में भी आ जाए। जी। सर एक या खबर ये भी सुनते हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कादिर खान बंदूखेल साहब, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच ये भी है कि तहरीक अदम एतमाद ले आया जाए हुकूमत के ख़िलाफ़। इसके ऊपर भी कमेंट कर दें। ये बंदूखेल साहब वही नहीं है जो वो एक हुआ था, मेरे ख्याल मेरे साथ रहे हुए हैं। हाँ, मेरे साथ एमएनए थे, जी कराची से है ना ये? जी 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 बिल्कुल, जी कराची से। हाँ, ये वही मशहूर, वही मशहूर जमाना जिन्होंने फिरदौस आसिफ अख्वान साहबा ने बड़ी जी इनकी वही हैं। इज्जत जी अफजाई की थी। जी वही है ना? जी वही हैं। अच्छा 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 अच्छा। बस आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए इनके किरदार का कि इनका बनता है ये बातें करना। दुरुस्त, आपका पॉइंट आ गया। सर एक ये भी सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक लेटर लिखा गया है तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मेजर रीशफल होगा तमाम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, और तमाम टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके भी तबादले एक्सपेक्टेड हैं। सारी चीज़ परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। लेटर का मतन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तमाम मिनिस्ट्रीज़ की कारकर्दगी सन 2024 से लेके आज तक की तलब कर ली है। इसी का इशारा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी किया था कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि नोटिस लें और तमाम मिनिस्ट्रीज़ की कारकर्दगी को रिव्यू करें, इंक्लूडिंग हिज ओन मिनिस्ट्री। तो सर ये किस तरफ जा रही है बात, इस पर भी कमेंट कर दें। बस ये मैं दो 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 बातें हैं आपकी। एक तो आपका ये है कि मिनिस्ट्रियल रीशफल जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कुछ गुजरा साहबान जो अपने इख्तियारात के बावजूद कुछ उसमें तब्दीली नहीं ला सके और लोगों से इरिटेट नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल जरूर करना चाहिए। मैंने तो खुद कहा था वजीर आजम साहब को कि जनाब जो शख्स, जो आपका नायब ही कहूंगा ना, जो वजीर है जी आपके, जो लोग मेरा फोन अटेंड नहीं करते वो आम आदमी की क्या मदद करेंगे यार? जी मतलब हर जगह तो प्राइम मिनिस्टर भाग पे नहीं जा सकता ना। बिल्कुल। वो लोग आपके नुमाइंदे हैं। आपके नुमाइंदे कौन है? जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं। आपके नुमाइंदे कौन है? जो आपके गुजरा है। जी तो आपको एक्सेसिबल होना चाहिए ना आम आदमी के लिए। आम आदमी की जो ग्रीवेंस है तुम तो ले उसकी, जी हल ना करें, बड़े हल ना करें। आप उसकी दादरसी करने के बजाय आप तो उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो फिर यही होगा ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। जी एक बात तो आप ध्यान में ये रखें ना। जी और जहां तक नकवी साहब का ताल्लुक है, मैं पहले भी उनको एक मशवरा दे चुका हूं कि हजूर आप हैं वाकई वजीर, जी आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं बिल्कुल और बड़ा ठीक। अहम हिस्सा है। जी बाकी वजीर जो है अंदरून 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 होता है ना, वो बिल्कुल क्या जी कहते हैं उसको, जी बिल्कुल हाँ? जी दाखला। दाखला जी तो वजीर दाखला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी और बजाय इसके कि आप एक स्पोक्समैन बने, आपको अगर कोई इश्यूज हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप ये समझते हैं कि ये काम इस तरह होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है आप किसी वक्त भी वॉक इन कर सकते हैं वजीर आजम के पास। आप बैठ के उनको बता दें। इस सब पब्लिकली अगर बात करेंगे तो उससे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसका नुकसान गवर्नमेंट को होगा। मुझे क्या होता है, मैं तो बाहर बैठा हूँ, तो इसलिए जी मैंने पहले भी मशवरा दिया था। अब उनकी मर्जी है, जो उनका दिल चाहे करें। बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। सर आपकी स्टेटमेंट के ऊपर रिलेट करना पड़ेगा। जुनैद अकबर साहब ने हमारे एम न्यूज़ के ये एक प्रोग्राम के अंदर ये कमेंट किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले जो हैं बड़े मजबूर हैं, वो अपने ही मिनिस्टर से इस स्टेटमेंट के जवाब नहीं ले सकते, तो बड़े बेबस हैं। एक तो सर इसके ऊपर कमेंट कर दें, और सवाल का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सितंबर के अंदर जारी है एजिटेशन पे। सड़कें गर्म होने लगी हैं, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट वाले भी एजिटेशन कर रहे हैं, पेट्रोलियम वाले भी नाराज़ हैं
किसान जो इत्तेहाद है वो भी सरगर्म हुआ है। तो इन तमाम सिचुएशंस में पीपीपी भी आपके साथ नाराज़ है, तो हुकूमत किधर जा रही है? क्या कोई ख़तरा महसूस करते हैं आप इससे? मेरी जिंदगी गुजर गई है यही देखते हुए, ठीक। सारी जिंदगी में यही देख रहा हूँ। पेट्रोलियम वाले नाराज हैं इसलिए कि पेट्रोलियम में उसकी वो जो कमीशन है बहुत ज्यादा, इसलिए नाराज हैं। पेट्रोलियम वाले इसलिए नाराज हैं कि जब चाहे वो कीमत बढ़ा देते हैं, जब चाहे वो कम करने की बारी आती है तो पैसों में करते हैं, बढ़ाने की बारी आती है तो वो 100, 200, 400, 500 में करते हैं। तो यार ये मैं अक्सर देखता रहता हूँ, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। कभी आपने सुना जब पेट्रोलियम की कीमत कम हुई है तो आपके ट्रांसपोर्टर ने कीमत कम कर दी हो? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये तो आप खुद करते हैं ना सब कुछ। तो जहां तक आपकी बातें हैं, हाँ वक्त आया था किसान को काफी डैमेज हुआ वो आलू की फसल से, लेकिन उसके बाद देखें ना, बात करने के बाद अच्छाई जो होती है वो आप छुपा जाते हैं। गंदम में आपने कितना कमाया ये नहीं बताया, बस वो जो नहीं कमाया वो आपने बता दिया जी। अब मुसीबत ये है कि आप किस किस को क्या क्या समझाएंगे। आप मेरी समझ से बालता रही है बात। आप दूसरी तरफ देखें, मैंने वो बात दूसरी तरफ चली गई थी, तो मैंने ये आपसे करना चाह रहा था कि मशरक की तरफ आपका अज़ली अब्दी दुश्मन बैठा हुआ है, दुरुस्त। मगरब की तरफ वो लोग जिन लोगों को आपने इतना अरसा खिलाया, पिलाया, पोसा, पाला, आज वो आपको आंखें निकाल रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अब वो आपको आंखें निकाल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर कमजोरी है जी, आपके लोग पटे हुए हैं, इसलिए उनकी जुर्रत ये हुई है। अब उधर आप देखें बलोचिस्तान में क्या हालात। अब बिल्कुल मसला ये है कि आप क्या करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क से, समझ से वाला था। जी बिल्कुल। ये मसाइल तो शेख साहब बहुत ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर है हर बंदा, अब अवाम सब लोग पॉलिटिशियंस की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि जो बैठ के मसले हल करने हैं ऑप्शंस पॉलिटिशियंस के पास ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी इनकी आपस में जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से अवाम भी मुतासर हो रहे हैं, पॉलिसीज़ भी मुतासर हो रही हैं। अगला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। बानी पीटीआई की जो तबीयत है काफ़ी नासाज है, उसके ऊपर मुलाकात भी नहीं हो रही। चीफ मिनिस्टर केपीके ने गारंटी भी आके दे दी कि अगर मामलात ख़राब होते हैं बयानात के देने से तो वो हम गारंटी करते हैं नहीं देंगे। तो आपको नहीं लगता कि अब मुलाकात करवा देनी चाहिए? बड़ा लंबा अरसा भी हो गया है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो गई है। जी सर, मैं कल देख रहा था, कहीं मैं तो नहीं देखता ज़्यादा खास जो नहीं करता, लेकिन कल मैं कहीं देख रहा था कि उनकी बहन की मुलाकात करवाई जा रही है या हो गई है, इस किस्म का बात थी। और दूसरा वो जो उनका बयान था, जी सर, इस तरह का कुछ नहीं हुआ जी, मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए मैं गुजारिश की आपसे कि इसके ऊपर आपके कमेंट ले लूं। नहीं भी हुई तो आप क्या समझते हैं, हो जानी चाहिए? हुकूमत को कुछ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। मेरी जाती राय में अगर सुने तो कोई हर्ज नहीं है, करवा दें मुलाकात अगर हो सकती है, अगर है ड्यू मुलाकात तो करवा दें, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैंने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें उन्होंने शायद ये बात की है। और दूसरा जो बात मैंने उनकी नोट की है वो ये थी कि 27 सितंबर के हवाले से उन्होंने अपना मौकफ नहीं दिया जी। उन्होंने कहा कि ये केपीके के चीफ मिनिस्टर ने आज खुद ये कॉल दे दी है जी, हमारा इससे मतलब हमारी तारीफ इसको शामिल नहीं है। तो ये कंफ्यूजन सी है कि शायद उनकी मुलाकात हुई है या शायद होनी है, ये पता करना पड़ेगा। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर जाती तौर पे अगर उन्होंने मुलाकात उनकी ड्यू है तो मुलाकात हो जानी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है यार। सर आपका पॉइंट आ गया। सीएम केपीके के पास ही ये जिम्मेदारी है स्ट्रीट मूवमेंट की। उनका दावा है कि 20 लाख बंदे ले आएंगे। 20 लाख लाना तो खैर आसान काम नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि 1-2 लाख बंदे अगर लाने में कामयाब हो जाते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट इतने बड़े क्राउड को, अगर इतना भी जमा कर पाए? वो तो गवर्नमेंट से मत्था लगाना को आसान थोड़ी ये तो उस बंदे को सोचना चाहिए ना जो केपीके का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, उसको सोचना चाहिए। ठीक, ये कल को उसके साथ भी हो सकता है ना, वहां पे भी हो सकता है।
بندے اکٹھے کرنا یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. آخر کار دیکھیں نا آپ جو مسلم لیگ نون کے جو آنریبل ممبرز پارلیمنٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آخر ان کا بھی تو بندوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا نا. تو اس طرح کی میرا کنٹروورسی میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. مطلب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چیف منسٹر ہے یار. چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ اس صوبے کا بڑا محترم ہے. جی بالکل, جی چیف ایگزیکٹو ہیں جی صوبے کے, بالکل وہ کہہ رہا چیف ایگزیکٹو ہے وہاں کا, وہ ایکٹ کرنا چاہیے. لیکن میں بھی یہ سوچتا تھا کہ پہلا جو چیف منسٹر تھا میں اس کے متعلق بھی کہتا تھا کہ خدا کے لیے اس کو کان میں جا کے بتاؤ تم چیف ایگزیکٹو ہو, اس طرح کی باتیں کرو, اس طرح کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی. وہ تو ہے ٹھیک, یہ اس سے بھی چاہ رہا تھا کہ اب اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیف منسٹر نہیں ملازم ہے کسی کا ذاتی, اور صرف وہی پہ گیم کھیلتے جا رہے ہیں بس. شیخ صاحب, طلال چودھری صاحب کا بھی ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ اگر 1.5 لاکھ بندہ جمع کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے تو ہم ویسے ہی حکومت چھوڑ دیں گے. یہ بڑا کانفیڈنس ہے اور ظاہر ہے اسٹیٹ منسٹر ہیں داخلہ کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کی پالیسی کیا ہوگی فیوچر میں؟ اسٹیٹمنٹ سے تو لگتا ہے کہ یور پارٹی از ناٹ ڈیٹرڈ, یا ایٹ لیسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل بھی ڈیٹرڈ نہیں ہے کسی بھی قسم کی جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں یا رائیول پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسی بھی اسٹیٹمنٹ دے دیں, جتنا بھی مرضی ناراض ہو جائیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو حکومت کے لوگوں کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. آپ اپنی توجہ ہے, اپنا فوکس جو ہے وہ آپ کریں لا اینڈ آرڈر سچویشن. ٹھیک, اسلام آباد ایک فیڈرل کیپٹل ہے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. وہاں پہ صرف لوگ ہی نہیں بستے, وہاں پہ بہت ساری اہم چیزیں بھی ہیں, اور اس میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ دنیا جہان کے وہاں پہ ایمبیسڈرز ہیں جو اسلام آباد میں بستے ہیں. سپریم کورٹ وہاں پہ ہے, آپ کی پارلیمنٹ وہاں پہ ہے, آپ کا سیکریٹریٹ وہاں پہ ہے, ایک عام آدمی بھی وہاں پہ زندگی گزار رہا ہے, کاروبار ہے وہاں پہ. مطلب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے خاصے چلتے ہوئے کاروبار پہ آپ پھر ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں. بالکل, میرے خیال میں شاید اگر آپ کسی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے. ٹھیک, آپ حکومت کا نقصان نہیں کریں گے. گالیاں آپ کو پڑیں گی جب کوئی بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, مریض ہاسپٹل نہیں جا سکیں گے, لوگ اپنے حساب کی عدالتوں میں نہیں جا سکیں گے, تو گالیاں حکومت کو نہیں پڑیں گی, بلکہ میرے خیال میں الٹ آ جائے گا کہ حکومت کو یہ کہا جائے گا کہ سختی سے ڈیٹین کے ساتھ. ٹھیک, بالکل سر. یہ میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کو اپنا رویہ بدل دینا چاہیے, عقل و شعور سے کام کرنا چاہیے. یہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے, یہ غیر سیاسی بیہیویئر ہے. بالکل ٹھیک. پی ٹی آئی کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپنے رویے کو بدلنا چاہیے. شیخ روہیل اصغر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت. یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. اے وی ایم اعجاز, آپ سے شروع کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ بڑا اہم دورہ کیا ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ایران کا, بہت زیادہ ادھر جا کے میٹنگز بھی ہوئیں, میسج بھی لے کے گئے, خط بھی لے کے گئے, اور پرسویڈ بھی کیا ایران کی گورنمنٹ کو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے. لیکن ایران کی طرف سے اس ایک وائٹل پوائنٹ کے اوپر کوئی خاطر خواہ جواب پاکستان کو نہیں ملا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً پاکستان اپنے بڑے تواتر کے ساتھ پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے. پاکستان کی کوششیں ابتدائی طور پہ پاکستان کی کوششوں سے ہی اسلام آباد ڈائیلاگ ہوئے اور پھر ایم او یو تک بات پہنچی.
لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں اطراف سے ایک غیر محتاط رویے کا جو ہے مظاہرہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہم نے پھر 10 روز کی ایک شدید کشیدگی دیکھی اور ایک طرح سے پورا پیس پروسیس ڈی ریل ہو گیا۔ جی لیکن اس کے بعد دوبارہ سیز فائر ریسٹور ہوا، جی اور اس دوران پیرلل میں جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ بھی یقیناً ان پلیس تھیں، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر کا یہ دورہ جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، جی جس میں ایک ذمہ دارانہ طریقے سے وہ تجاویز کہہ لیجئے یا پیغام رسانی کہہ لیجئے کہ جس میں دونوں اطراف میں، دونوں فریقین میں، کیونکہ اس مسئلے کا تیسرا فریق تو ظاہر ٹیبل پہ نہیں ہے اسرائیل، جی لیکن اس کے بہاف پہ امریکہ سارے مذاکرات کے عمل کا حصہ ہے، جی تو دونوں اطراف میں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹھیک وہ اس کو کنٹرول کرنا، جی اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا اتنی جلدی، جی لیکن اس کے اندر سے کم از کم ایک ورکیبل جو ہے سپیس پاکستان نے مینج کی، جس کے نتیجے میں 47 سالوں کے بعد جو ہے یہ دونوں فریق ایک روم میں ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھے۔ جی تو لیکن یہ اتنا فریجائل ارینجمنٹ ہے کہ کوئی ایک انٹورڈ انسیڈنٹس، کوئی سپوائلر کی طرف سے انسٹیگیشن جی وہ اس چیز کو خراب کر سکتے دوبارہ جو ہے بیک ٹو سکوئر ون کر دیتی ہے۔ بالکل تو یہ ایک بڑی جو ہے ڈائسی سچویشن ہے، جی لیکن اس میں سارے میں مجھے جو سلور لائننگ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک سیز فائر انٹیکٹ ہے، جی اس میں فشرز ہو سکتے ہیں ٹیمپریری یا کچھ دنوں کے لیے، جی لیکن دونوں اطراف سے ان پرنسپل اس چیز پہ اب تک یہ ایگریمنٹ ہے جی کہ دونوں کے لیے جو ہے امن اور جو ہے ایک پائیدار امن کہنا چاہیے، جی وہ دونوں کی ضرورت ہے اور اسی پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ انور اقبال صاحب، سچویشن بڑی عجیب و غریب ہے، معاملات بڑے کمپلیکس ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے کوشش تو کی لیکن ایک فیوریبل رسپانس نہیں ملا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ہی ایران کی تمام پالیسی اس ٹائم پہ بیس کرتی ہے، کیونکہ اسی ایک پوائنٹ کے اوپر اس نے امریکہ کو کافی سے زیادہ زج کیا اس پوری کی پوری جنگ کے اندر؟ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہی اصل میں اس جنگ کا سب سے اہم سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو امریکہ کرنے میں یا اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور اپنی اتنی بڑی طاقت اور ایئر کرافٹ کیریئرز کی موجودگی میں بھی آبنائے ہرمز پہ کوئی پوری طرح سے کنٹرول وہ نہیں حاصل کر سکے۔ تو ایران اس کے اوپر پاکستان کی بات جو نہیں مان رہا، تو ظاہر ہے یہ اس کا لگتا ہے کہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو جنگ ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے، جی یعنی رادر اس کو اس طرح کہنے کہ یہ کانفلکٹ ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹھیک اور ابھی فوری طور پہ ختم ہونا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک یہ ایک طویل کانفلکٹ ہے جی جس میں دونوں اطراف سے فریقین جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ جی دونوں یہ سمجھتے ہیں، امریکہ بھی اور ایران بھی، کہ اب بھی ان کو جو بیٹل فیلڈ ہے اس سے بھی کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ ٹھیک تو یہ جو آف اگین اور آن اگین جو اپروچ ہے وہ کنٹینیو کرے گا کافی دنوں تک۔ ٹھیک واشنگٹن پہ کم از کم ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں کوئی بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نومبر کی جو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے نہیں کریں گے، ٹھیک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آخر میں جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ آل پالیٹکس از ڈومیسٹک، جی تو وہی بات یہاں بھی صادق آتی ہے۔ وہ ٹھیک اس طرح کہ انہوں نے جو MOU سائن کیا تھا جی اس میں اس کا جو ریاکشن آیا، ایک طرف سے ڈیموکریٹس ان کو کرٹیسائز کیا یہ کہہ کے کہ جی اگر یہی سمجھوتا کرنا تھا تو جنگ کی کیا ضرورت تھی، اور اس میں تو امریکہ کی تذلیل ہو گئی۔
बिल्कुल दूसरी तरफ जो उनका अपना वोट बैंक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सॉलिडली उनके खिलाफ रहता है, उसने उस वोट बैंक के जो मुमताज लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसको अमेरिका की शिकस्त करार दिया। जी और उसके नताज भी अब आ रहे हैं। ये जो प्राइमरीज हो रही हैं उसमें भी एक इशू बन गया है ये ईरान वॉर में सदर ट्रम्प का रवैया। जी तो वो ये समझते हैं कि वो किसी तरफ भी गए अगर मिड टर्म इलेक्शन से पहले या पीस की तरफ या जंग की तरफ, उसका नुकसान होगा। तो इसलिए वो इस मामले को लगता तो यही है कि नवंबर तक लटकाएंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर रागिब, आपसे भी यही सवाल है, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? कहाँ पे जा रही है ये जंग? इज़ इट अ प्रोलॉन्ग वॉर, या फिर अमेरिका को ये रियलाइजेशन हो गई है कि उसने लंबी जंग नहीं लड़नी, और क्या आपको लगता है कि इसराइल का साथ छोड़ देगा और इस जंग में से निकल जाएगा, या फिर अपने जो डिप्लीटेड जो उसका मिसाइल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के, पैट्रियट्स हैं, टॉमाहॉक हैं, जो उनको जब रिप्लेनिश कर लेंगे तो दोबारा एक थर्ड फेज़ में जंग चली जाएगी? कैसे देखते हैं आप सिचुएशन? थैंक यू वेरी मच फ्राज फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। जी इसमें जी देखिए इस वॉर को क्योंकि इस वॉर ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। नाउ दिस इज अ मॉडर्न वॉरफेयर जो इस वक्त चल रही है। इट इज नॉट अ कन्वेंशनल फुल फ्लेज्ड वॉर जिस तरह होती है, जिसमें आप समझ लें कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड यूज होते हैं बिल्कुल। और बम्बार्डमेंट होती है, फिर कोई एरियाज कंकर किए जाते हैं, मनाया जाता है। इट्स अ मॉडर्न वॉरफेयर। जी इस मॉडर्न वॉरफेयर में एस्केलेशन कंट्रोल जो है उसका बड़ा हाथ है, और वो एक सेंट्रल थीम है इस मॉडर्न वॉरफेयर का। ठीक ईरान जो है व्हाट दे हैव डन, इन फैक्ट एक तो दो चीजें ईरान के बारे में हम ज़हन में रखें कि ईरान हैज नाउ लेस टू लूज। ईरान ने जो लूज करना था वो ईरान ने मेरे ख्याल में तो पहले दिन लूज कर लिया, जो उनकी टॉप लीडरशिप को मार दिया अमेरिका ने, जो कि मेरे ख्याल में दैट इज अ बिग मिस्टेक। इस वक्त सही। सारे एनालिस्ट दुनिया के यही कहते हैं। और दूसरा ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की शक्ल में ईरान के पास एस्केलेशन कंट्रोल आ चुका है। ठीक अब ईरान ने जो लूज करना था वो मेजॉरिटी ऑफ दैट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। अब नाउ दिस इज द टर्न फॉर अमेरिका टू लूज, और उसको ईरान जो है इस वक्त हमें ऐसा लगता है कि ईरान इज नाउ प्लेइंग विद इट। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एस्केलेशन कंट्रोल जो है वो ईरान की तरफ शिफ्ट कर चुकी है, ये जो इशू है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान बेसिकली इस चीज को प्रोलॉन्ग कर रहा है, और ईरान ये चाहता है कि जिस दिन जो ट्रम्प साहब जो है वो किसी कॉम्प्रोमाइज पे आएंगे, किसी भी एमओयू पे साइन करेंगे, तो जो सुबकी है वो अमेरिका की उस दिन शुरू हो जाएगी। और अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है, he is not ready to take that on. He is trying to find ways where he can come up victorious. कम से कम नैरेटिव की बेस पे वो एक विक्ट्री जो है अपने वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं। ईरान को वो नहीं देना चाहता। अब इस सूरत को अगर आप सारा इन टोटलिटी देखें तो इस वक्त जो है ईरान को जो इन्होंने 6 पॉइंट्स दिए, अब लेटेस्ट जो ईरान ने भेजे हैं, उसको अगर आप गौर से देखें तो वो तकरीबन एमओयू से ज्यादा उन्होंने डिमांड कर लिया हुआ है अमेरिका से। बहुत सारी चीजों तो ईरान हैज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी, और एमओयू जो कि मेरे ख्याल में इन 6 पॉइंट से कुछ लोअर ग्रेड का कॉम्प्रोमाइज था, उस पे भी इन दोनों पावर्स का आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। अब ईरान ने सारा कुछ ही मांग लिया है, एसेट्स भी डीफ्रीज कर दें, ऑपरेशंस भी खत्म कर दे, अमेरिका यहाँ से वापस चला जाए, यानी कि टोटल उन्होंने अपनी फेवर की बात की है। जिसका मतलब सिंपल टर्म्स में ये है कि ईरान इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है। वो कहता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो अमेरिका करे, अगर वॉर करनी है तो दे आर नाउ यूज्ड टू इट। और मेरे ख्याल में कि ये सारी इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान की फेवर में जा चुकी है। अमेरिका उसको अपनी फेवर में टर्न करना चाह रहा है, विच दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एज सच। तो इसमें जो मीडिएटर्स हैं, स्पेशली जो गल्फ के जो स्टेट्स हैं लाइक सऊदी अरब और बाकी स्टेट्स, जिन्होंने अमेरिका को उस फाइनल अटैक या एक बड़े अटैक से रोका हुआ है, वो एक बहुत बड़ा रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं मेरे ख्याल में। दिस इज दिस सिचुएशन। आपका पॉइंट आ गया। ये फरमाइएगा एजाज महमूद साहब के हमने ये देखा है कि जीसीसी कंट्रीज़ भी बेबस नज़र आती हैं, प्लीड करती नज़र आती हैं, अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अमेरिका भी कैच 22 में है, और इज़राइल को भी परसुएड उन्होंने किया। खैर उनका अपना एजेंडा है, वो
दूसरी तरफ रुक नहीं रहे और अपना जो उनकी पॉलिसी है उसके ऊपर कारबंद हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब इतने डीमेरिट्स नज़र आ रहे हैं हमें अमेरिका और जीसीसी की तरफ, तो ईरान की स्ट्रेंथ असल में है क्या? ईरान सिर्फ आबना हुर्मुज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इरानियन रेजिलियंस का जवाब नहीं दे सके, बैड पॉलिसी थी, सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करें तो आप कैसे देखते हैं कि आउटवे नहीं कर पा रहे, पूरे का पूरा जीसीसी और अमेरिका मिलके ईरान को आउटवे नहीं कर पा रहे? ये क्या सिचुएशन है और कितनी स्ट्रेंथ है ईरान की, और क्या कोई चांस है कि ये लोग प्रिवेल करके एटलीस्ट कोई ऐसा मुआहदा कर लें जो थोड़ा बहुत इनके हक में भी जाए, या ऐसा नहीं होगा? मेरा थोड़ा सा जी एनालिसिस मुख्तलिफ है। ठीक है। देखिए, अमेरिका ये जंग नहीं जीत सका। अमेरिका के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल नहीं कर पाए। उसके मुकाबले में ईरान ने रेजिलियंस दिखाई, उनकी बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी हुई, उनके एसेट्स की, इकोनॉमिक एसेट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, लोगों की। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने सर्वाइव करना है, वो सर्वाइव करने में कामयाब रहे। ठीक। तो लेकिन इस दौरान हुआ ये कि एक नई चीज, यानी अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया वॉर, और जबकि वो जंग की वजह नहीं थी जी, और फिर सारा फोकस उस पे हो गया। अब सारी बातचीत जो है वो तो सिर्फ अपना हुर्मुज़ के कंट्रोल पे हो रही है। ठीक। जो असल मसला था, जो मिडिल ईस्ट का असल मसला है, वो तो जंग की बुनियाद भी नहीं था, वो अपनी जगह पे है जी, जिसकी वजह से इस खित्ते में कभी भी जब तक वो मसला फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा, कभी भी पायदार या मुस्तकिल अमन एक ख्वाब ही रहेगा। बिल्कुल। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, तो टेक्निकल बुनियादों पे हम कहते हैं कि जी ईरान जंग जीत गया और अमेरिका हार गया जी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अमेरिका जो है वो कोई तबाह हो गया है, या अमेरिका का जो एक सोल सुपर पावर स्टेटस है वो बिल्कुल डैमिनिश हो गया है जी। और ईरान जो है वो अपना मसल उस तरह एक्सरसाइज कर रहा है जैसे किसी जंग में जब दो फरीक बराबरी के फरीक होते हैं और वो लड़ते हैं तो एक हारने की सूरत में वो टोटल सरेंडर कर देता है। ऐसी टोटल सरेंडर तो दोनों तरफ से नहीं हुई जी। अब हुआ ये है कि जो 14 नुकात थी MOU हुआ था उस वो ज्यादातर ईरान के लिए फेवरेबल उसकी शराइत थी जी। और लगता था कि अब इससे आगे वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो इसका एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाने में पेशरफ्त करेंगे। ठीक। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि शहीद आयतुल्लाह के जो फ्यूनरल की मुख्तलिफ रसूमात थी जी, उसमें ईरानियन पब्लिक का बहुत बड़ा टर्नओवर था। ठीक। वो जब करोड़ों की तादाद में और कुछ शहरों में मिलियन की तादाद में जब वो निकले जी, तो उससे एक एक्सुबरेंस आ गई, एक एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ प्राइड आ गई है मेरा ख्याल में जी, कि जिसमें हार्ड लाइनर्स जो हैं ईरान में उन्होंने अब दोबारा से जो है स्टीयरिंग संभाल लिया है और वो चाहते हैं कि जंग उनकी शराइत पे कंटिन्यू करे या अमन उनकी शराइत पे हो। तो वो अपनी जो अकॉम्प्लिशमेंट है मेरा ख्याल है उसको वो ओवर प्ले कर रहे हैं जो कि मेरी जाती राय में ना इस खित्ते के मुफाद में है जी, और ना उनके अपने लिए ये कोई खुशाइन बात होगी। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, लेकिन डॉक्टर राग़िब और अनवर इकबाल साहब एक मिनट में प्लीज़ आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स दोनों दे दें। अनवर इकबाल साहब पहले आप बता दें और फिर राग़िब साहब आप बता दें। देखिए, इस सारी डिस्कशन में और सिर्फ इस नहीं, पाकिस्तान में ज़्यादातर डिस्कशन जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन रोज़ ही करता हूँ, उसमें एक बात मिसिंग होती है, वो ये है कि किसकी मईशत को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, अमेरिका की या ईरान की। और ईरान की जो मईशत जो है वो कब तक इस पाउंडिंग को और इस प्रेशर को बर्दाश्त करेगी। जब तकरीबन 2 मिलियन रियाल का $1 हो जाए तो उसकी वो प्रेशर जो है वो कितना ज़्यादा होता है। अमेरिका में मैं देख रहा हूँ कि
पेट्रोल जो है हमारे वाशिंगटन डीसी के एरिया में इर्द गिर्द जो एवरेज था वो जंग से पहले $3.20 का था, अब $3.70 का हो गया है। तो वो इतना बड़ा प्रेशर नहीं है जिसको अमरीकी बर्दाश्त ना कर सकें। जब यहाँ कोविड-19 आया था तो उन्होंने एक शहरी को $10,000 दिए थे उसको प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए, और अगर यहाँ प्रेशर ये बढ़ा तो वो मजीद भी पैसे दे सकते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी ये है कि माशी पाबंदियों में मुसलसल खामोशी से जो हमारे रिपोर्ट नहीं होती इजाफा कर रहे हैं। अब उनको इंटरनेशनल बैंकिंग से भी निकालने के लिए 3-4 उन्होंने मेजर्स पिछले हफ्ते अनाउंस किए, वो भी अमेरिका साथ साथ माशी प्रेशर भी बढ़ा रहा है। तो ये जो जंग है, ये कहना कि एक तरफा हो गई है, अमेरिका शिकस्त खा गया है, अमेरिका के पास वेपन्स नहीं है, अमेरिका उसके लिए वो इसलिए हम कहते हैं कि एस्पेक्ट तो हो सकता है लेकिन ये बॉटम लाइन इसकी नहीं है। दुरुस्त आपका पॉइंट आ गया। रागिब साहब आप भी काइंडली 1 मिनट में प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, फिर मैं प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। देखिए जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जंग जो है वो प्रैक्टिकली बेसिकली खत्म हो चुकी है। इट इज जस्ट वॉर ऑफ नैरेटिव जो चल रही है, और मैं आई एम श्योर कि बैकडोर में पाकिस्तान भी और बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज भी मिलके ईरान और अमेरिका के दरमियान जो नेगोशिएशंस हैं वो जारी किए हुए हैं, और शॉर्टली वी विल सी द रिजल्ट ऑफ इट। मेरे ख्याल में जंग जो है ये फर्दर कंटिन्यू नहीं रह सकती, शॉर्टली ये जंग जो है वो खत्म होने जा रही है। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता आपको ये सैर हासिल बहस जो है वो पसंद आई होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।